नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज रहे वक्त बियॉन्ड हेडलाइंस का हो चुका है और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रोकर। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम लाते हैं आपके समक्ष वो तमाम बड़ी खबरें जिनके बारे में जानना, समझना, जिनकी हकीकत को जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और बीते 2 दिनों से हम आपके समक्ष एक ऐसा खुलासा कर रहे हैं जो बताता है कि किस तरीके से अधिकारी जब भ्रष्टाचार करने पर उतारू हो जाए तो सालों साल किस तरीके से फाइलों के ढेर में वो अपनी जेब भर सकते हैं। उत्तराखंड का ये बड़ा खुलासा हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से बाबू लोगों ने अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई जमीन उसको फाइलों में घपला किया। आज इससे जुड़ा एक और खुलासा हम आपके समक्ष करने वाले हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, लेकिन कार्रवाई कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, इसके बारे में सवाल अभी भी बरकरार है जो प्राइम न्यूज पूछ रहा है। आज कौन सा बड़ा खुलासा हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं, ये जानने के लिए अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। ऋषिकेश फाइल्स में लगातार 2 दिन बड़े खुलासे करने के बाद आज प्राइम न्यूज लेकर आया है इस महा घोटाले का पार्ट 3। ऋषिकेश की वो पावन धरती जहां आस्था के नाम पर अरबों रुपए की संपत्तियों का ऐसा खेल रचा गया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज बात ऋषिकेश के पुराने पोस्ट ऑफिस मार्ग पर स्थित अरबों की संपत्ति जिंदबाड़ा की होगी। कागजों में जिसे बाबा काली कमली का बताया गया, असल में उसका ना तो कोई मालिकाना दस्तावेज तहसील में है और ना ही नगर निगम में। गौ सेवा और कर्मचारी निवास के नाम पर हुए मौखिक कब्जे को कैसे बिल्डरों ने साठ गांठ कर करोड़ों की कमर्शियल कारोबार में बदल दिया, कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाकर गुपचुप हाउस टैक्स दर्ज हुआ और कैसे 93 साल के बुजुर्ग स्वामी जी की आरटीआई अर्जियों को दबाया गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। झूठ के ताने बाने चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हो, जब सच के दस्तावेज सामने आते हैं तो सिस्टम का भ्रष्टाचार बेनकाब हो ही जाता है। ऋषिकेश फाइल्स के पिछले 2 भागों में हमने आपको दिखाया कि कैसे करोड़ों की जमीन पर भू माफिया और अफसरशाही ने मिलकर खेल रचा, और आज ऋषिकेश पार्ट 3 में हम खुलासा करने जा रहे हैं धर्म और आस्था की आड़ में रचे गए एक और महाघोटाले की। ऋषिकेश के पुराने पोस्ट ऑफिस मार्ग पर स्थित संपत्ति संख्या 9, जिसे जींदबाड़ा के नाम से जाना जाता है, आज जिसकी कीमत बाजार में अरबों रुपए है, कागजों में दावा किया गया ये संपत्ति बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र की है। लेकिन प्राइम न्यूज के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि इस करोड़ों की संपत्ति का मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप टाइटल ना तो ऋषिकेश तहसील के पास है और ना ही नगर निगम के पास। खेल की शुरुआत होती है 1959 में। इस पूरे खेल की क्रोनोलॉजी समझिए। साल 1959 में तत्कालीन नगर पालिका प्रशासन ने एक मौखिक आदेश के तहत जींदबाड़ा नाम की बेशकीमती भूमि बाबा काली कमली पंचायत क्षेत्र को सिर्फ गौ पालन के लिए सौंपी थी। गौ सेवा के नाम पर संस्था ने पहले जमीन पर कब्जा जमाया और फिर धीरे धीरे इस कब्जे को पक्का करने के लिए नगर पालिका के हाउस टैक्स रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाने की कसरत शुरू कर दी। फर्जीवाड़े की नींव तब उजागर हुई जब 18 अगस्त 2020 को 93 साल के स्वामी श्यामानंद सरस्वती ने काली कमली के नाम जींदबाड़ा का हाउस टैक्स दर्ज किए जाने का कड़ा विरोध किया। स्वामी जी ने आरटीआई लगाकर काली कमली के मालिकाना हक से जुड़े तमाम दस्तावेज मांगे, लेकिन तत्कालीन पालिका प्रशासन ने ये कहकर आवेदन ही ठुकरा दिया कि उक्त दस्तावेजों की प्रति देना सूचना अधिकार के दायरे से बाहर है। अचरज की बात देखिए, सरकारी नियमों के मुताबिक अगर किसी संपत्ति के हाउस टैक्स दर्ज होने पर कोई लिखित आपत्ति दाखिल होती है तो आपत्ति का निस्तारण होने तक हाउस टैक्स प्रक्रिया निरस्त कर दी जाती है। लेकिन साल 2020 में नगर निगम प्रशासन और संस्था के बीच ऐसी साठगांठ हुई कि आपत्ति को दरकिनार करके गुपचुप तरीके से जींदबाड़ा का हाउस टैक्स काली कमली के नाम चढ़ा दिया गया। 21 अगस्त 2000 के बिल संख्या 70 में जो जमीन सिर्फ 942 के कर पर कर्मचारी निवास दर्ज थी, उसे स्वघोषित रूप से संस्था का मालिकाना हक बता दिया गया। हाउस टैक्स किसी भी नगर निकाय के लिए आय का अहम जरिया होते हैं, लेकिन अब यही प्रक्रिया फर्जीवाड़े का हथियार बनती जा रही है। ऐसी ही साजिश का शिकार संपत्ति संख्या 9 जिंदबाड़ा भी हुई। 1959 में इस साजिश की बुनियाद पड़ी और 2020 तक आते आते ये फलीभूत भी हो गई। इस मामले में
जांच हुई, रिपोर्ट भी आई, लेकिन सवाल उठता है कि रिपोर्ट आने के बाद आखिर कार्रवाई कब होगी। जींदबाड़ा संपत्ति का ना तो कोई बैनामा है, ना कोई रजिस्ट्री और ना ही नगर निगम या तहसील के रिकॉर्ड में कोई लैंड टाइटल। आखिर उस पर दशकों तक अवैध कब्जा कैसे बना रहा? प्राइम न्यूज के पास मौजूद वो पत्र हैं जिसमें नगर निगम खुद स्वीकार करता है कि सूचना मांगने पर 14 पन्नों का पुलिंदा तो पकड़ा दिया गया, लेकिन मालिकाना हक का एक भी पन्ना रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है। सवाल ये है, क्या सिर्फ हाउस टैक्स की रसीद कटवा लेने से कोई संस्था लावारिस या सरकारी संपत्ति की मालिक बन जाती है? प्राइम न्यूज के पास मौजूद 28 फरवरी 2025 का यह आधिकारिक पत्र पत्रांक नंबर 4320 साफ साफ गवाही देता है। जब सूचना के अधिकार के तहत जींदबाड़ा की समस्त पत्रावलियां मांगी गई तो नगर निगम ने 14 पन्ने तो दे दिए, लेकिन स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि ओनरशिप डॉक्यूमेंट का कॉलम पूरी तरह से खाली रहा। एसडीएम ऋषिकेश के उप जिलाधिकारी और पीठासीन अधिकारी योगेश सिंह मेहरा द्वारा उपाध्यक्ष को प्रेषित इस पत्र में शिकायतकर्ता सुरेश सारस्वत की याचिका पर बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र ऋषिकेश द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण की संयुक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच में पाया गया ये निर्माण मानकों के विपरीत है, क्योंकि इसमें न्यूनतम 25% आवश्यक खुली ग्राउंड पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक की रिपोर्ट में भू स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नहीं होती और तहसीलदार कार्यालय की डाक पंजिका में अनापत्ति संबंधी रिपोर्ट दर्ज नहीं पाई गई। इसके अतिरिक्त नगर निगम ऋषिकेश के अभिलेखों के अनुसार साल 1966 से 2018 तक ये जमीन गोदाम, डेयरी फार्म और कर्मचारी निवास के रूप में दर्ज की गई थी, जबकि वर्तमान में इस पर 4 मंजिला फ्लैट्स का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इन गंभीर अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा विकास अधिनियम की धारा 15(9) के तहत इस अवैध निर्माण पर उचित दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए या क्या उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई। साठगांठ का ये खेल यही नहीं रुका। हाल ही में इस जमीन पर बिल्डरों के साथ मिलकर नक्शे के विपरीत एक विशालकाय इमारत खड़ी की जा रही थी, जिसे MDDA यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया था। लेकिन फिर बैकडोर से ऐसा जादू हुआ कि रहस्यमय तरीके से उस अवैध निर्माण का नक्शा पास कर दिया गया। यही नहीं, गढ़वाल आयुक्त ने जब जींदबाड़ा के मालिकाना हक के दावों की जांच के आदेश दिए तो जिस तेजी से जांच शुरू हुई थी, उतनी तेजी से पूरी फाइल पर सन्नाटा छा गया। 1959 वो साल था जब काली कमली नामक संस्था को जींदबाड़ा नामक बेशकीमती भूमि गौपालन के लिए मौखिक रूप से दी गई थी। 2020 आते आते गौपालन की मंशा कहीं देखती नहीं है। आज उस जमीन पर बहुमंजिला इमारत तैयार हो रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस मंशा से उस भूमि को दिया गया था, आखिर उसके उद्देश्य कहाँ गुम हो गए। अब जींदबाड़ा महाघोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 1959 में गौ पालन के नाम पर नगर पालिका का मौखिक आदेश और कब्जा हो गया। साल 2000 से 2011 सिर्फ 942 भवन कर कर्मचारी निवास के नाम पर फाइलें बनाई गई। 18 अगस्त 2020 स्वामी श्यामानंद सरस्वती की आपत्ति हुई और RTI में मालिकाना कागज देने से इनकार किया गया। 2020 में नियम को ताक पर रखकर गुपचुप तरीके से हाउस टैक्स जमा कर दिया गया और हाल ही में MDDA द्वारा सीलिंग और फिर रहस्यमय तरीके से नक्शा पास हुआ और जांच पर सन्नाटा छा गया। जब जब मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठी, तब तब फाइलों को दबाने का खेल खेला गया। 13 जुलाई 2020 को नगर निगम के क्षेत्रीय पटेल प्रभारी और अधिकारियों की टिप्पणी साफ बताती है कि मामले को आपसी विवाद बताकर ठंडे बस्ते में डालने की पूरी साजिश रची गई। देखिए, अभी रिसेंटली ही ये मामला संज्ञान में आया है, तो अगर कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से बिना नियमों का पालन करते हुए सरकार की भूमि पर काबिज होगा तो तत्काल रूप से जो है उसको बेदखल करते हुए नियमों के सुसंगत नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और लैंड फ्रॉड कमेटी भी हमारे पास इसमें एक अच्छा साधन है और जो भी इस तरह के प्रकरण आएंगे उनको लैंड फ्रॉड कमेटी को भेजा जाएगा। ऋषिकेश में धर्म और आस्था की आड़ में जमीनों के सौदे ये खेल अब बेनकाब कर चुका है। बड़कोट माफी की 124 बीघा जमीन से लेकर पुराने पोस्ट ऑफिस मार्ग के जींदबाड़ा तक हर जगह एक ही पैटर्न है। गायब फाइलें, फर्जी कागजात, सीलिंग का खेल और अफसरशाही की खामोशी। अब देखना ये होगा कि इस धमाकेदार खुलासे के बाद प्रशासन के चाबुक से भूमाफिया बच पाते हैं या फिर पुरानी जांच की तरह ये फाइल भी धूल फेंकती रहेंगी। आम आदमी के लिए संपत्ति रजिस्टर में नाम दर्ज करवाना आसान काम नहीं होता है। उसके लिए सबसे पहले मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे जाते हैं, उसके बाद नाम दर्ज होता है। फिलहाल जींदबाड़ा
जब काली कमली संस्था के नाम दर्ज किया गया तो ऐसी कोई औपचारिकता नहीं निभाई गई। कम से कम आरटीआई में यही खुलासा हुआ है। ना तो नगर निगम में और ना ही तहसील के रिकॉर्ड में ऐसी कोई दस्तावेज दर्ज हैं कि जिंदवाड़ा काली कमली के नाम मालिकाना हक में दर्ज हो। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई कब होती है। कैमरामैन प्रभात के साथ महेंद्र प्रताप सिंह, प्राइम न्यूज, ऋषिकेश। तो 17 साल एक बड़ा वक्त होता है। 17 साल एक व्यक्ति की पूरी उम्र गुजर जाती है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा, उसका पूरा खेल, जो काला खेल अफसरों की तरफ से खेला गया, वो हम आपके समक्ष रख रहे हैं। जरा सोचिए, इन 17 सालों में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन इन अफसरों ने कैसे करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का बंदरबाट किया और कैसे झूठे दावे, झूठी फाइलों में इधर से उधर चीजें कर कर ये जमीनों का पूरा खेल करते रहे, अलग अलग दावे दिखाते रहे। ये पूरी हकीकत प्राइम न्यूज ने उजागर की है अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी का महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं ऋषिकेश से लाइव। महेंद्र का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, 17 साल की जालसाजी का पूरा कच्चा चिट्ठा सिलसिलेवार तरीके से हम प्राइम न्यूज की पूरी टीम जनता के समक्ष रख रही है। अब सवाल ये आकर खड़ा हो जाता है कि जनता के समक्ष अफसरों का ये पूरा काला चिट्ठा रखा तो जा रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू कब रेंगेगी, कब कार्रवाई होगी, कब इन अफसरों पर लगाम लगेगी, कब इन अफसरों के हाथों में हथकड़ी होगी जिन्होंने जालसाजी की? देखिए मोनिका, ये बहुत पुराना मामला है। दरअसल अफसरों को भी ये चीज पता नहीं थी। दरअसल 1959 में इस मामले की शुरुआत हुई। वो खाली प्लॉट था। कोई एक धन्ना सेठ थे जिन्होंने समाज सेवा के लिए करीब 3.5 बीघा से अधिक भूमि है और बहुत पॉश इलाके में है, वहां पे दिया था कि जिससे समाज सेवा हो सके। और तत्कालीन नगर निकाय उसमें पंचायत हुआ करती थी, तो उनको दिया था कि जिससे आश्रम या धर्मशाला कुछ भी बना सके और लोगों के जो श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी सेवा के लिए कुछ हो सके। धीरे धीरे नजर काली कमली संस्था की पड़ी। उन्होंने गौ पालन के नाम पे इस जमीन को लिया और अच्छा, ये मौखिक रूप से दिया गया था, कोई लिखत पढ़त में नहीं था। अच्छा, वो साजिश इतनी गहरी थी कि उनको पता था कि ये धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे, अफसर भी भूल जाएंगे और कई पीढ़ियां गुमनाम सी हो जाएंगे, जिनको पता भी नहीं होगा कि ये किसकी संपत्ति है, किसके नाम दर्ज होना चाहिए, किसकी है ये। इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और 2020 में आकर के इन्होंने नगर निगम जब गठित हो गया तब इन्होंने संपत्ति रजिस्टर में दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू की। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर संपत्ति रजिस्टर में दर्ज होने के पहले आपत्ति मांगी जाती है, अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी तो वो बिल्कुल निरस्त माना जाता है। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए नगर निगम प्रशासन ने संपत्ति रजिस्टर में काली कमली संस्था के नाम दर्ज किया और उसके बाद इनका सारा सिस्टम, जो इनकी साजिश थी, वो फलीभूत होना शुरू हुई। आज की डेट में इन्होंने एक बिल्डर से साठगांठ करके बहुमंजिला इमारत बना दी है। नीचे की दुकानें पूरी तरह से बनने के पहले ही बिक चुकी हैं। इसमें जब अफसरों को संज्ञान में आया तो अफसरों ने बड़ी तेजी से हलचल मचाई, वहां पे नक्शा निरस्त किया। उसके बाद गोपनीय तरीके से, एक रहस्य ही है वो भी आज भी, कि उन्होंने एक बार तो निरस्त किया, फिर सीलिंग की कार्रवाई की, उसके बाद उन्होंने नक्शा पास कर दिया। अब सवाल उठता है कि उसी जांच आदेश में राजस्व विभाग को भी ये तय किया गया था कि वो तय करें कि आखिर मालिकाना हक किसका है। तो वो रहस्य आज भी बना हुआ है, वो फाइल के नीचे दबी हुई है। जहां तक आपने बात की कि सरकार को क्यों नहीं पता चल पाया, दरअसल आंख कान नाक किसी भी सरकार के यही अफसर होते हैं। उन्होंने अब सरकार को बताया ही नहीं कि आखिर असली रहस्य है क्या। अब जब हमारे न्यूज के माध्यम से अगर उन तक बात पहुंचती है तो फिर आगे वाली देखने वाली बात होगी कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। मोनिका, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि अगला कदम कब उठाया जाता है और क्या उठाया जाता है। लेकिन इस अगले कदम को लेकर भी तो सवाल उतना ही लाजमी है, कब लगाम लगेगी, कब अगला कदम उठाया जाएगा, कब कार्रवाई की जाएगी, कब पूरी जांच पड़ताल बिठाई जाएगी। बिल्कुल मोनिका, देखिए जब ये सख्त भू कानून लागू हुआ था तो सीएम धामी सरकार का यही मकसद था कि जिस प्रयोजन के लिए जो जमीन है उसी प्रयोजन में यूज हो। और इसीलिए सारे जिलों को, 13 जिले हैं, 13 जिलों को ये सख्त निर्देश जारी किए गए थे कि अपने अपने जिलों में सारी चीजों को पता करें कि अगर जिस प्रयोजन में जमीन आवंटित हुई या खरीद फरोख्त हुई है उसमें देखिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन पूरी तरीके से धोखा दिया जा रहा है, आंख में धूल झोंकी जा रही है, सरकार के उच्च स्तर तक सही जानकारी पहुंचाई ही नहीं जा रही है। एमडीडीए ने अपनी कार्रवाई कर दी, वहां पे वो संतुष्ट हो गए।
फिर उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से उसका नक्शा पास कर दिया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। दूसरी तरफ ना तो नगर निगम में इसके रिकॉर्ड हैं कि मालिकाना हक काली कमली के नाम पे है, ना ही तहसील में कोई रिकॉर्ड है, जबकि स्वामित्व का अधिकार के रिकॉर्ड सारे तहसील में होने चाहिए। हमने नगर निगम से बात की तो उनका सीधा सा ये जवाब था कि हम अपनी आय बढ़ाने के लिए हम भवन कर लगाते हैं, लेकिन उससे ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि किसी का स्वामित्व अधिकृत हो जाए या उसका हक बने। तो वो भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन उसी को हथियार बना करके यहाँ पे एक ही नहीं और भी कई धर्मशालाएं हैं जिन पे इस तरीके को खुर्द-बुर्द की जा रही हैं और मालिकाना हक इस तरीके से उनसे छीना जा रहा है। अभी तो ये बहुत आगे की बात बढ़ी। अगर सरकार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जांच करवाएगी तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं निकलेंगी जो बहुत पूरी तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जमाई की तो पूरे कमाई की गाढ़ी कमाई की पूरी निधि दे दी समाज सेवा के लिए, और आज की डेट में वो भूमाफियाओं के कंट्रोल में है। लेकिन इस पूरे खेल से बात जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं महेंद्र, पूरी बात ये उजागर होती है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक पूरी चेन थी, ये पूरी चेन थी तमाम लोगों की जो जनता को धोखा दे रही थी, जनता का पैसा, जनता की जमीन हड़प रही थी। लेकिन हमें उम्मीद है ये धाकड़ धामी की सरकार है, ऐसे में कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी ही होगी और इन अफसरों पर लगाम लगेगी ही लगेगी। लेकिन सवाल ये कि कब? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से सरकार की मंशा है उसमें कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अफसरों की जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहे हैं। अभी तो कई पीढ़ियां बदल चुकी हैं और जो अफसर हैं जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है वो भी शायद रिटायर हो चुके होंगे, पेंशन भोगी हो चुके होंगे। उनसे जवाबदेही कैसे तय होगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आखिर किसके दबाव में इतना बड़ा कदम उठाया गया कि पूरी एक प्रॉपर्टी, बेशकीमती प्रॉपर्टी को किसी एक व्यक्ति विशेष के हित के लिए समर्पित कर दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो आदमी वहां पे, जो बिल्डर वहां पे काम कर रहा है, वो रातों रात पूरा सरकारी अमला पहुंचता है, उसको सील करता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सीलिंग की कार्रवाई हुई थी जहां पे आलीशान बिल्डिंग बन रही है, बहुमंजिला इमारत बन रही है, मुझे जो अंदाजा लग रहा है, मैं याद कर पा रहा हूँ, तो 9:30 बजे की कार्रवाई है ये। 9:30 बजे सीलिंग की कार्रवाई हुई, देहरादून से पूरी टीम आई थी। उसके 2 या 3 दिन बाद फिर से हरी झंडी दे देगी कि आप ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के डेट में भी अगर वो जांच करेंगे तो मानकों के विपरीत ही है जो यहाँ पर किया गया। चले महेंद्र, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो माफियाओं ने एक बड़ी बाजी जरूर खेली, लेकिन इस बाजी में वो जीत नहीं पाएंगे। वो बाजी इसीलिए नहीं जीत पाएंगे क्योंकि खुलासा जल्द ही और हम करने वाले हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जो ऋषिकेश फाइल्स हमने यहाँ पर खोली हैं और जिसका कच्चा चिट्ठा सिलसिलेवार तरीके से हम आपके समक्ष रख रहे हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से जो कच्चा चिट्ठा हम आपके समक्ष रख रहे हैं उसके जरिए ये उजागर होता है कि धाकड़ धामी का प्रदेश है जहाँ भूमाफिया कानून भी है। और इस भूमाफिया कानून को देखते हुए धाकड़ धामी सरकार में इन अफसरों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने सिग्नेचर्स के जरिए, जिन्होंने जमीनों के हेरफेर करके ये सब घपला किया और लोगों की जमीनें हड़पी, धोखा किया। ऋषिकेश जो इतना खूबसूरत है, लेकिन अपनी खूबसूरती के बीच में वो इन फाइल्स को दबाए बैठा है जहां सिर्फ और सिर्फ जालसाजी और धोखा लिखा हुआ है। लेकिन ये धाकड़ धामी का प्रदेश है, ऐसे में कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, सरकार तक ये बात पहुंचाई जा रही है। और प्राइम न्यूज यहीं पर रुकने वाला नहीं है, यहाँ पर थमने वाला नहीं है। प्राइम न्यूज की ये जांच लगातार जारी रहेगी, प्राइम न्यूज की ये पड़ताल लगातार जारी रहेगी। लगातार ऋषिकेश फाइल्स के माध्यम से हम एक एक कर तमाम परत दर परत सारे खुलासे आपके समक्ष करते रहेंगे, ताकि सरकार के कानों तक पूरी बात पहुंच सके कि कैसे इन अफसरों ने धोखा देने का काम किया और अपने पूरी उम्र एसी कमरों में बैठकर मलाई खाई, जनता को धोखा देकर, सरकारों को, मुख्यमंत्री को, सबको धोखा देकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।